साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में? देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अपन सर्किट थ्योरी पढ़ रहे थे, 2 वीडियो मेरे साथ ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं और क्लास बाकी शायद आज अपन ये सर्किट थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूरे कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको पीछे वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। सीरीज पैरेलल वाले किए थे हमने, आज हम सिमेट्रिकल वाले क्वेश्चन करते हैं। जनरली ये क्वेश्चन जो होते हैं वो सीबीएसई में कम आते हैं, या सीबीएसई में क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो विदाउट सिमेट्री अगर सोल्व हो सके तो ही देते हैं। ये क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस के लिए या एडवांस या नीट के बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, फिर भी अपन इसको डिस्कस करते हैं, सीखने में क्या दिक्कत है। चलिए भी देखो, इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन तो दिखने में बड़े कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, लेकिन साथ में क्या देखते हो आप कि एक सिमेट्री बनी होती है, मतलब चारों तरफ से ये एक जैसे से लगते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ आ जाइए। अब ऐसे क्वेश्चन के क्या होता है कि जनरली हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अब हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिलेक्शन करते हैं। अब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री दो टाइप की होती है, कुछ क्वेश्चन में एक ही यूज आती है, कुछ क्वेश्चन में दो यूज आती है, और उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है। आप किसी एक को पहले यूज कर सकते हो या किसी दूसरे को पहले यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक सीक्वेंस में ही उन दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री को यूज करना पड़ता है। अब आपको भी बता रहा हूं मैं आपको कि कौन सी वो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो हम यूज कर सकते हैं। एक तो क्या होती है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुआ, जिन दो पॉइंट्स के अलोंग या जिन दो पॉइंट्स को लेके आपको रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, तो एक तो आप क्या मान लेते हो, उसके बिल्कुल अलोंग ले लीजिए। जैसे मानो ये मैंने आपको दिखाया, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कलर, इसकी थिकनेस चेंज होती है, थिकनेस चेंज करनी है, नहीं होती शायद, चलो कोई बात नहीं। एक तो देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसे बोलते हैं मिरर सिमेट्री। अगर आप देखोगे कि जैसी इमेज ऊपर है, जैसे आपको सर्किट डायग्राम ऊपर दिख रहा है, वैसा का वैसा आपको नीचे दिख रहा है। जैसे हम किसी मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है, मिरर के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो वैसा का वैसा ऑब्जेक्ट आपको नीचे तरफ दिखता है। तो अभी वाली जो सिमेट्री है मिरर वाली, वो मैंने अलोंग द पॉइंट्स लिए जिनके अक्रॉस आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। एक तो ये, दूसरी कौन सी हुई, दूसरी हुई हमारी ये वाली। अगर मैंने जिन दो पॉइंट्स के अबाउट मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके परपेंडिकुलर अगर मैंने ये सिमेट्री ली, तो ये तो हमारे क्या हुई, सिमेट्री या मिरर जो हमारा परपेंडिकुलर है किसके, उन दो पॉइंट्स के जिसके अबाउट आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। और येलो वाली कौन सी हुई, वो सिमेट्री जो अलोंग है, या आप बोल सकते हो पैरेलल है किसके, आपके जो सिमेट्री आपको जिन पॉइंट के अक्रॉस निकालनी, इनको अपन यूज करते हैं। अब इसमें मेथड क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कई क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको दोनों का यूज करना पड़ेगा, कई क्वेश्चन में किसी एक का यूज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कई क्वेश्चन में दोनों यूज करनी है पर उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। आप चाहो तो पहले एस पैरेलल यूज कर सकते हो या एस परपेंडिकुलर यूज कर सकते हो, या आप पहले एस परपेंडिकुलर उसके बाद एस पैरेलल आप यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जैसे हमें अभी स्टार्ट करते हैं, और अब सोल्व कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने कौन सी यूज कर ली, आपके अलोंग वाली, कौन सी, ए और पी पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो मैंने यूज कर ली। इसमें क्या होता है, जब आप इसका यूज करते हो तो इसमें हमें क्या मानना है कि अब आमने सामने वालों को आप पैरेलल कंसिडर करते हो। जैसे आपने इस प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद इस केस में, पैरेलल वाले केस में, आप इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल, इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल, इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन जो आपस में इसके अलोंग है, इन दोनों को आप एक दूसरे की इमेज आपको मिरर में ये नहीं दिखेगी, ये मिरर का पार्ट हो गया, तो इनको आप एज इट इज ही रखोगे, इनको आप चेंज नहीं करोगे। तो अब क्या हुआ, पहले मैं लिखता हूं, देखो इसको रीड्रॉ करता हूं, ये मैंने ए पॉइंट लिया और ये मैंने बी पॉइंट लिया। अब यहां देखो ये आर
इस आर के पैरेलल, तो आर और आर, अब सबको पता है पैरेलल में क्या होता है, हाफ कर दो, आर और आर का पैरेलल क्या होगा, आर बाई टू, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर बाई टू आ गया, ठीक है। फिर यहाँ चलो, अब इसके बाद देखो ये आर और ये आर, ये क्या बन जाएगा, आर बाई टू, ये क्या बन जाएगा, आर बाई टू, ठीक है। अब ये आर और ये आर, ये दोनों एक दूसरे के मिरर सिमेट्री है, तो ये आर और आर क्या बन जाएगा, आर बाई टू, ये भी आर बाई टू बन गया। अब ये दो देखो आप, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं, मिरर ऐसे है ऊपर नीचे है, ये अलोंग है, तो इनको आप एज इट इज लिख दो। अच्छा, इनको लिखने का तरीका मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को आगे तक बढ़ा दूं यहाँ पे, और देखना थोड़ा सा आपको, और इस आर को जो ऐसे था ना उसको मैं ऐसे लिख दूं ए की बात है, और ऐसे ही ये जो आर जा रहा है इस पॉइंट से बी जा रहा है, उसको मैंने इस पॉइंट से ये बी भेज दिया, ये आर हो गया, ठीक है। तो यहां से इसको मैंने मिरर सिमेट्री का यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया, और अभी ऐसा डायग्राम बन गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसको डिटेल में मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे, और अभी के लिए एक बार अपन सीख लेते हैं। तो सीखने के बाद में हम यहाँ क्या देखते हैं कि अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर आता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो आर बाई टू आर, तो इधर भी क्या है, आर बाई टू आर, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। उस केस में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो जो भी करंट ए से स्टार्ट होगी वो करंट इसमें होती हुई इसमें जाएगी, लेट आई वन, और जो करंट इधर आएगी वो इसमें होती हुई बी में चली जाएगी, यानी लेट आई टू। अब जिनमें करंट सेम होती है, जिनमें करंट सेम होती है वो दोनों किस में हो गए, वो दोनों किस में हो गए, सीरीज में, तो आर बाई टू क्या बन गया, आर बन गया, और इधर भी ये दोनों सीरीज में हो गए, तो आर और आर कितना हो गया, टू आर हो गया। तो अब अगर इसको सर्किट को आप देखोगे तो ए से आप चले तो ऊपर तो एक तो आर बन रहा है, बी तक जाने में ए से बी आर है, ए से बी टू आर है, ए से बी आर है, ए से बी टू आर है। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। जैसे पैरेलल में हो गए तो अब आप इसको सिखा रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, तो अब मेरा फाइनल रेजिस्टेंस आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई आर इंटू टू आर, तो टू आर का स्क्वायर, आर प्लस टू आर थ्री आर, एक आर से एक आर कैंसिल, और मेरा फाइनल आंसर आ गया टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं जिसमें हो सके दोनों सिमेट्री का यूज करना पड़ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि दोनों सिमेट्री का यूज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। देखो भाई, अब सबसे पहले तो मैंने कौन सा लिया, अलोंग वाली, ये मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री का यूज किया, ये देखो ये वाली मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री का यूज किया। अब जैसा इमेज ऊपर है वैसी इमेज, जैसा सर्किट ऊपर है वैसा सर्किट नीचे, ऐसे होते बताया था मैंने आपको, क्या करना है, पैरेलल का सिलेक्शन करना है। यहां जो देखो ये वाला इसके साथ पैरेलल में, 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 और एक कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, और ये वाला इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, यानी ये जितने रेजिस्टर्स है तुरंत ही क्या हो जाएंगे, ये आपस में पैरेलल काउंट होंगे, और पैरेलल काउंट होने के बाद में अब नया सर्किट जो मेरा बनेगा वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। आ जाओ आप खुद साथ साथ में मुझे बताते चलना। जैसे आर और आर का पैरेलल क्या हो गया, आर बाई टू, देखो आर, ये आर बाई टू, ठीक है। फिर आर और आर का आर बाई टू, आर बाई टू, फिर इस आर का इसके साथ आर बाई टू, इस आर का इसके साथ आर बाई टू, फिर इस आर का इसके साथ आर बाई टू, ये आर बाई टू, और फिर इस आर का इस आर के साथ आर बाई टू, और लास्ट में बी पे आ गया, ठीक है, समझ गए। और ये दोनों प्लेन सिमेट्री में, मिरर सिमेट्री में नहीं आते हैं, इनको ऐसा का ऐसा लिख दो, तो ये एक आर यहां आ गया और एक आर यहां आ गया, ठीक है। अभी मैंने कौन सा यूज कर लिया, आपका अलोंग वाला, ठीक है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सिमेट्री का मैंने यूज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां देखो
अभी भी अगर आप नोट करते हो तो यहाँ पे अगर मैं वो परपेंडिकुलर वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज करता हूं तो वो आपको यहां दिखेगा कैसे, इसे देखो यहां पे अगर मैं ये यूज करता हूं, देखा, अगर मैंने ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया तो इसके इधर उसके इधर आपको बराबर दिखेगा, लेकिन इसमें अब हमारा रूल आप देखोगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां तो हम रजिस्टर्स को पैरेलल काउंट करते हैं, यहां हम अब करंट्स को शो करते हैं कि करंट जैसे इस तरफ दिख रही है उतनी इस तरफ दिखेगी, मिरर के इस तरफ जो करंट दिख रही है उतनी करंट आपको इधर भी उसी ब्रांच के अंदर दिखेगी। कैसे, आ जाओ देखो यहां क्या किया मैंने, यहां देखो ये करंट अगर मैं I1 मानता हूं तो ये का ये इसकी मिरर इमेज कौन है, इस वाले R की मिरर इमेज कौन सी हुई वो, अब आपको मिरर ये मानना है, अभी आपने मिरर ये माना तो इसके नीचे का ये इसकी इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, अब आपको मिरर ये मानना है तो ये ऑब्जेक्ट और इसके इधर वाली ये क्या हो गई, इमेज हो गई। तो अब इमेज में क्या होता है, जैसी करंट आपको इसमें दिख रही है I1 वैसी करंट आपको इसमें दिखेगी I1, ठीक है। और अगर आपने यहां करंट I2 लिखी है तो यहां भी करंट आपको लिखनी पड़ेगी I2। हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको सर यहाँ पे ऊपर एरो है तो यहाँ भी ऊपर एरो लो, वो थोड़ा लॉजिकल नहीं बैठता क्योंकि हम ये ट्रिक्स पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए। करंट ए से तो निकलेगी, आनी तो लास्ट में बी में ही है, तो बी में तो लास्ट में करंट सब आनी है, यहाँ से निकलने वाली कोई नहीं है। बस इतना ध्यान रखना ये I2 है तो ये I2 होगा, और करंट की डायरेक्शन जो होनी चाहिए जेन्युइनली वही हम यूज करेंगे कि अगर करंट ऊपर जा रही है मतलब इसमें करंट बाहर निकलेगी तो इसमें करंट आएगी, बस I2 यूज करना। इधर आ जाओ, अगर मैं इसमें करंट कहता हूं कि ये I4 है तो इधर भी कितनी होगी, I4 होगी। अब इधर देखोगे तो करंट लेट मैंने कहा I3 है तो इधर भी आपकी करंट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम लेता हूं, इसमें करंट आपको I3 दिखेगी। तो करंट की डायरेक्शन तो आपको जो प्रैक्टिकली होनी चाहिए वही दिखानी है आपको, बस उनके जो करंट के नेम है वो आपको सेम दिखाने, इधर ये तो इधर ये। अब इसको आप थोड़ा डीपली एनालिसिस करोगे तो यहां देखो कि करंट यहां से आपकी जो I1 आ रही है वो ही सीधी I1 चली गई है, यानी इस जंक्शन का कोई मीनिंग नहीं रहा, करंट यहां से सीधी चली गई। ऐसे आप देखोगे तो यहां से जो I3 आ रही है वही I3 यहां चली गई, मतलब इस पॉइंट का यहां होना नहीं होना बराबर है। तो क्यों ना इसको यहां से सेपरेट कर दे, तो मैंने क्या किया, साफ नहीं हो पाएगा तो उसको ऊपर करते हैं, मैंने क्या किया इसको प्लेन उसमें मैंने इसको दोबारा रीड्रॉ किया, ये पॉइंट ए आपका, इसके बाद देखो अब मैं इसको सीधा ले गया यहां से यहाँ बी तक, क्योंकि करंट I1 जा रही है ना तो करंट सीधी की सीधी चली गई, समझ गए। तो ये I1 यहां से हटा दिया मैंने, तो ये पॉइंट मैं यहां से तोड़ दूंगा और I3 यहां से घूम गई तो मैं इस I3 वाले रजिस्टर को ऐसे लेके यहां से ही I3 वापस घुमा दूंगा और ये ऊपर आपका ये हाई, और उसके बाद यहां से आप देखोगे तो ये पॉइंट ए पे आ रहा है और यहां से आप देखोगे तो ये पॉइंट इस पे आ रहा है। तो अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि इसका वैल्यू हो गई है R/2, इसकी वैल्यू हो गई है R/2, इसकी वैल्यू हो गई है R/2, इसकी वैल्यू हो गई R/2, इसकी वैल्यू हो गई R/2, ये आपका R और ये R है। अब मेरे ख्याल में ये उस कंडीशन में आ गया जिसमें अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपको ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं और इन दोनों का जो सीरीज बनेगा उसके साथ ये ऊपर वाला पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में और इनके ऊपर वाला इनके साथ पैरेलल में। तो अगर मैं यही सोल्व करता हूं तो R/2 अगर सीरीज में है तो वो क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, सीरीज में दोनों ऐड होके R/2 क्या बन जाएगा R। तो इसको मैंने यही सोल्व कर दिया ये क्या बन गया R बन गया। अब ये R/2 R ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल, क्योंकि दोनों के एंड्स सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड हैं। तो R और R/2 का पैरेलल आप सोल्व करते हो तो R और R/2 का दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, ये तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों का सम करना है तो 1 और आधा 3/2 तो हो जाएगा 3/2 R। तो 1 R से 1 R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R/3 बच गया, आपको कितना बच गया R/3। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का
सम हो गया। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को ऐड करके मैं r/3 लिख सकता हूं। तो ये मैंने बच्चों यहां से हटाया इसको और यहां मैंने लिख दिया r/3। अब आपको दिख रहा है कि a से b ये तो है सारे सीरीज में और ये भी किसमें है, सीरीज में, और आपस में कैसे है, पैरेलल। तो दोनों को सोल्व कर देता हूं। यहां देखो r और r क्या बन जाएगा, एक बार खुद से भी आप सोल्व करना, क्योंकि r प्लस r क्या बन गया 2r। इन तीनों को सीरीज में जोड़ लो तो आधा आधा एक, तो एक तो हो गया r, आधा आधा एक तो हो गया r, ये तो आ गया r, और इस r में क्या जोड़ना है, r/3 जोड़ना है। तो 3 आपका एलसीएम आ गया और ये 4r/3 हो गया। यानी ऊपर वाला ये तीनों के तीनों साथ में जुड़ के 4r/3 बन गए। क्या बन गए, ये 4r/3 बन गए। और अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। अब दोनों का पैरेलल मतलब दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम। तो ये तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये मैंने दोनों का सम कर दिया। आई होप अब इसको आप सोल्व करोगे वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना मेरे हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मोबाइल नंबर रखें उस पर आप पूछ सकते हैं, ये वाले, ठीक है। व्हाट्सएप करना, केवल फोन मत करना। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन हमने क्या देखा, हमने दोनों का यूज किया है। पहले हमने अलोंग वाला यूज किया, फिर हमने परपेंडिकुलर वाला यूज किया। और यहाँ कैसे होता है, अलोंग वाले में तो आप क्या करोगे, रजिस्टर्स को पैरेलल काउंट करोगे, और इस वाले में आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आमने सामने वाले में बराबर दिखाओगे। करंट की वैल्यू जो इधर है उतनी इधर है, जो इधर है उतनी इधर है, जो इधर है उतनी इधर है। समझ गए। इस हिसाब से सर्किट हमारा सिंप्लीफाई होगा और उसका आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये क्वेश्चन एक और है, इसको भी आप सोल्व करते हो। तो पहले देखो मेरे हिसाब से तो पहले आप क्या करो, पहले आप अलोंग वाली सिमेट्री यूज कर लो। जैसे ये शायद थोड़ा सा कर लेता हूं मैं इसको। अब देखो इसमें भी आप देखोगे, यहां जो सबसे पहले तो मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री ली, ये रहा, ये अलोंग वाली। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप समझ गए सबके सब। यहां देखो ये 4 और ये 4, 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 ये सॉरी ये नहीं आएगा, और ये 4 और ये 4, ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इनका अगर आप सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओगे, इनका अगर आप सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या बनेगा। इधर देखो, पहले तो आपका ए आ गया, कलर चेंज नहीं हो गया, पहले तो आपका क्या आ गया, ए आ गया, ये तो आपका पहले ए आ गया, ठीक है। इधर आ जाएगा बी, इधर क्या आ जाएगा बी। अब देखो 4 और 4 का अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 4 और ये 4 2 बन गया, ये 4 2 है, लेकिन बीच में ये वाला 4 तो 4 रहेगा, क्योंकि ये इसमें मिरर सिमेट्री नहीं है, इसकी मिरर सिमेट्री ऐसे बननी चाहिए, ऐसे नहीं देखनी अभी। तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये 4 और ये 4 बन जाएगा। तो ये 4 और ये 4 बन गया, तो आ गया, और ये 4 इसके साथ 4 बनेगा तो वो जाएगा 2, ठीक है। फिर ये दोनों 4 बने तो इधर से ये 4 4 2 बन गए। ये 4 आपका एज इट इज रहेगा, ये 4 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। और अब ये 4 और ये 4 आपका ये बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब देखो थोड़ा सा अगर क्या करता हूं मैं, इस पॉइंट को पकड़ के खींचता हूं। देखो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। अगर देखो मान लो मैं इस पॉइंट को खींचता हूं तो ये देखो, पहले तो देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, यहां से यहां करंट जाएगी तो ये 6 ओम बनेगा। ऐसे दो करंट यहां से यहां आएगी तो ये दोनों किसमें हुए, सीरीज में हुए। व्हीट स्टोन ब्रिज बनता हुआ आपको दिख रहा है, कैसे, बीच वाला 2 तो एज इट इज रहेगा, इसके इधर ये कौन आ रहा है, ए पे 2 आ रहा है, और इधर आपको क्या आ रहा है, ये देखो
ये पॉइंट, इस पॉइंट से 6 ओम, 2 + 4 6 ओम कहाँ आ रहा है, ए पे आ रहा है। ये 2 है, ये 6 है और ये 2 है, 2 है, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया, ये 6 आ गया। ऐसे इधर ये 2 आ गया, ठीक है, और ये क्या आ गया, 6 आ गया। दोबारा से क्या बन गया, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब आप मेरे ख्याल में इसको सॉल्व कर लोगे। पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। अब आपका 2 में से करंट नहीं जाएगी, फिर ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2 और 2 4 बन जाएगा, 6 और 6 12 बन जाएगा। 4 12 किस में हो गए, पैरेलल में। इसको पैरेलल सॉल्व कर लो और आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज ए होमवर्क, गृह कार्य। गृह कार्य है, हिंट देता हूं मैं आपको, ये सिमेट्री यूज कर लेना। इसके इधर उधर बराबर है तो करंट आप चेक कर लेना, करंट, क्योंकि इसमें वो वाली सिमेट्री यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके नीचे कोई प्लेन कोई सर्किट नहीं है। ये वाली यूज हो पाएगी, करंट यूज करोगे और इसमें भी मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बनने वाला है। तो इतने कॉम्प्लेक्स दिखने वाले क्वेश्चन अपन इन ट्रिक्स का, इन रूल्स का यूज करके अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप करना, होमवर्क करना। चलो अब ये आती है क्यूब प्रॉब्लम, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 तरह के क्यूब प्रॉब्लम आती है, वो तीनों मैं आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये स्कूल लेवल पे जनरली नहीं पूछते हैं, और पूछते हैं तो कहाँ पूछते हैं, जेईई में, नीट में, इनमें पूछते हैं। अब इनमें क्या है कि हमारा एक मेथड है, एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। यहां हम 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे, देखो, एक तो कहते हैं कि आपको कह दिया कि आपकी करंट सेकंड पॉइंट से एंटर कर रही है, सर्किट में फैलेगी और इस बॉडी के सामने वाले यानी बॉडी के डायगोनल से लास्ट में कौन सा है, देखो यहां पे क्या है, एक क्यूब के पास 6 तो होते हैं फेस, एक क्यूब के पास क्या होते हैं, 6 तो फेस होते हैं। अभी मेरे पास तो अवेलेबल ये डायरी है, इस डायरी से मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मान लो कि ये एक फेस, इसे आप क्यूब मानना, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, इन्हें बोलते हैं फेस। इन्हें क्या बोलते हैं, फेस। ये 1 2 3 4 5 ये जो कॉर्नर्स है इन्हें बोलते हैं वर्टिसेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टिसेक्स। और ये जो है इसे बोलते हैं एज, यानी 2 से 3 एक एज है, 3 से 4 7 एक एज है, 3 से 4 एज है, 4 to 1 एज है, 1 to 5 एज है। इन्हें एज बोलते हैं। 3 बातें हुई इसके अंदर, एक तो फेस हुआ, यानी एक तो ये वाला पूरा फेस काउंट होगा, एक फेस यानी आपके रूम के अंदर जहां बैठे हो उसकी जो 6 दीवारें हैं, 4 तो दीवार, एक छत और नीचे फर्श, ये तो हो गए फेस। और रूम का जो कॉर्नर्स है, रूम के जो कॉर्नर्स है वो क्या हो गए आपके वर्टेक्स। और 2 वर्टेक्स, ये नहीं 2 वर्टेक्स, जैसे ये 2 वर्टेक्स, ये कॉर्नर, ये जो लाइन, इसे बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं इसको, एज बोलते हैं। यानी 6 8 और 7 क्या हो गई आपकी एज हो गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 3 तरीके से पूछते हैं कि मान लो कि आपके 2 पॉइंट्स बैटरी के जो कनेक्ट हुए हैं, यानी करंट एंटर का और करंट लीविंग का जो दोनों पॉइंट्स है वो आपके उस रूम के बॉडी डायगोनल है, यानी रूम का एक कोना वो ऊपर वाला और एक कोना ये नीचे वाला, समझ गए। आपके रूम का एक कोना, जैसे डायरी का मान लो ये कोना, इसके हिसाब से चलते हैं अपन, तो ये आपका 2 पॉइंट है, ये पॉइंट 2 है, और ऊपर वाले फेस का ये पॉइंट 8 है, ये पॉइंट 8 है ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये नीचे वाला ये पॉइंट, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपके बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इनको, बॉडी डायगोनल। एक तो ये पूछते हैं आपसे। दूसरा क्या पूछते हैं, यहां से एंटर करते हो और यहां से लिविंग कर दी करंट, 2 और 3 के बीच का पूछते हैं, ये यानी एज के अलोंग, एज, क्योंकि अब करंट देखो, करंट एंटर करेगी और करंट एंटर करते ही 3 रास्ते में फैलेगी और पूरे में घूम फिर के लास्ट में सब करंट कहाँ आएगी, इस 3 पॉइंट से बाहर निकल जाएगी, बैटरी के माइनस में जाएगी, बैटरी के नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। ये हो गया एज प्रॉब्लम। एक होता है डायगोनल, तो एक हो गया पूरी बॉडी के डायगोनल हो गए आमने सामने वाला, और एक कौन सा होता है, फेस डायगोनल। जैसे अभी तो 2 और 8 देखा, वैसे अब इस फेस का 2 और 4 यहां से करंट निकलती है, 2 से एंटर करती है पूरे रूम में, पूरे इसमें सर्किट में फैलती है और लास्ट में 4 से बाहर
निकल जाती है। ये 3 प्रॉब्लम जनरली इनमें क्वेश्चन पूछते हैं। अब इन तीनों के अलोंग सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना बनता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या? हेलो, ठीक आ रही है। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले यूज करते हैं बॉडी डायगोनल। बड़े आराम से समझना और इजी है, और एक बार सीख लोगे उसके बाद तो जो इनका फॉर्मूला डायरेक्ट, वो क्या ट्रिक है, क्या मेथड है, वो आपको मैं डायरेक्ट याद करवा देता हूँ। ठीक है, शायद बाहर बारिश आने लग गई। हाँ, हेवली आउटसाइड, बाहर बारिश आ रही है। ठीक है, देखो भाई, अब कैसे याद करते हैं? हो सकता है कि लाइट बीच में चला जाए, अपना वीडियो दोबारा अपन को आगे का पार्ट, आगे वाले पार्ट में शूट कर लेंगे। तो अभी शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर की प्रॉब्लम है। इन्वर्टर तो है पर ये लोड नहीं ले पाता, तो लाइट चली जा सकती है बीच के अंदर। चलिए भाई, पहले हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल का। पहला पॉइंट कौन सा है? बॉडी डायगोनल। ठीक है, यानी करंट 2 से एंटर करेगी, और यानी फर्श के एक कोने से एंटर करेगी और छत के दूसरे कोने से बाहर निकलेगी, ये निकलेगी यहां पे। अब देखो, सर्किट है आपका सिमेट्रिक, और इसके हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप क्या मानोगे? आर मानोगे। यानी सब के सब टोटल 12 रेजिस्टेंस है, 12 एज है, और 12 एज होने से टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वायर कितने हैं? 12 है, तो 12 आर हो गए। ठीक है, 12 वायर के पीस हो गए, 12 आर हो गए। अब यहां से जब करंट एंटर करेगी, तो देखो मुझे कहां जाना है? 8 पे जाना है। कहां जाना है? 8 पे। अब मेरे साथ साथ चलना, आप समझ गए, इनका रेजिस्टेंस आर है, इनको आप बस ध्यान रखना दिमाग के अंदर, ताकि अपने पास यूज करने के लिए स्पेस बचा रहे। अब देखो, अब 2 से 8 मुझे जाना है, 2 से 8 मुझे जाना है। हर एक पॉइंट सिमेट्री है। देखो, जितना रेजिस्टेंस 2 से 3 में जाते हो, उतना रेजिस्टेंस 2 से 6 में है, उतना ही 2 से 1 में है। ठीक है, उतना ही 1 से 4 में है, उतना ही 4 से 8 में। तो एज वाइज किसी भी 2 पॉइंट्स पे, एडजेसेंट पॉइंट्स पे अगर आप जाओगे तो रजिस्टर आपको सेम मिलेगा। वैसे ही फेस है, अगर मैं 2 से 4 जा रहा हूं तो मुझे रेजिस्टेंस उतना मिलेगा, 3 से 1 जा रहा हूं तो मुझे उतना मिलेगा, 2 से 7 जा रहा हूं, यानी किसी फेस के अलोंग दीवार के एक कोने से दूसरे कोने में, दीवार के एक कोने से दूसरे कोने में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हर जगह सेम रेजिस्टेंस मिलेगा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप इस पर ध्यान देकर मुझे बताना कि 2 से 8 जाना है मुझे, 2 से मुझे 8 पॉइंट पे जाना है। 2 से 8 जाने में देखो, पहले मैं देखता हूं कि 2 से 8 जाना, तो मैं 2 से 6 जाऊंगा। तो 2 से 6 जाना मतलब एज पे जाना, 2 से 6 जाना मतलब एज, 2 से 6 गया एज। अब क्या यूज है मेरे? 2 से 6 में मैंने क्या यूज की? एज का यूज किया। क्या यूज किया? एज का। ये क्या है? एक एज है। ठीक है, इसको साइड बोल दो या एज बोल दो। और अब 6 से 8 जाने के लिए मैं फेस डायगोनल यूज कर रहा हूं। 8 से 6 क्या कर रहा हूं? फेस यूज कर रहा हूं। तो 8 से 6 का ये फेस आ गया। अब देखो, 2 से 8 जाने का और तरीका क्या है? पहले एज फिर फेस देखना आपको। तो मैं क्या किया? 2 से 6 गया, फिर 8 गया, एक तो ही हो गया। 2 से 1 गया एज, फिर 1 से 8 गया फेस, 2 से 1 गया एज के लॉन्ग, और फिर 1 से 2 से 1, और ये 8 गया। दिख गया? ये हो गया एज फिर फेस। अब एक और देखो, यहां पे कोई है क्या पॉसिबल? और देखो यहां पे, अब 2 से आप 3 जाओ, 2 से आप 3 जाओ, 2 से 3 गए एज, और 3 से 8 गए फेस, 2 से 3 एज फिर फेस। तो 2 से 3 एज और फिर कहां गए आप? फेस पे। ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर मिल गया पॉइंट। अच्छा, अब इसका उल्टा करो। अब ऐसे पॉइंट ढूंढो जो 2 से 8 के बीच, क्योंकि हमें लास्ट में रेजिस्टेंस 2 और 8 के बीच का निकालना है। तो 2 से अब किसी पॉइंट पे जाना हो फेस के थ्रू, और फिर क्या आना चाहिए? एज। इसका उल्टा कर दो। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 2 से मैं गया 7 फेस, और फेस से फिर गया एज 8, तो 2 से 8 पहुंच गया फेस, फिर एज, फेस फिर एज। तो पहले क्या आया? फेस 2 से 8 पे, सॉरी 2 से 7 पे, 2 से 7 फेस, और 7 से 8 क्या हो गया आपका? एज। 2 से 7 फेस, और फेस से 8 एज हो गया, ये आ गया।
अब और देखो 2 से और कौन सा पॉइंट जा रहा है ऐसे देखो 2 से 5 फेस और 5 से 8 एज, 2 से 5 एज और 5 से 8 सॉरी उल्टा कर दिया मैंने फेस और फिर बाद में क्या जाएगा एज। ठीक है, अब देखो 2 से आप देखो और दिख रहा होगा आपको कुछ 7 हो गया, 2 से 5 आ गया और 2 से 4 देखो 2 से 4 फेस और 4 से 8 एज, 2 से 4 ये 0.5 है ध्यान रखना और 4 से 8 आपका एज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक तरह से आप जब जा रहे हो 2 से 6 जा रहे हो, 2 से 1 जा रहे हो, 2 से 3 जा रहे हो तो तीनों तो रजिस्टर सेम है। अब रजिस्टर सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगी, करंट इक्वली डिवाइड होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल ड्रॉप होगा, जितना एनर्जी ये खर्च करेगा उतना ये, यानी यहां से यहां करंट पहुंचेगी तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपको बराबर मिलेगा, यानी ये तीनों पॉइंट क्या हो गए इक्वी पोटेंशियल। ऐसे ये तीनों पॉइंट क्या हो गए इधर भी इक्वी पोटेंशियल हो गए, इन तीनों का पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है और इधर इन तीनों का सेम है। तो अगर मैं अब दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करूं इधर ध्यान देना, ये 2 हो गया, लास्ट में जाना कहाँ है 8 जाना है, बीच में पॉइंट कौन सा मिल रहा है 136 जिनका सबका पोटेंशियल एक ही है तो इन तीनों को मैंने एक ही नाम दे दिया 136 और दूसरा कौन सा है 457 इनका नाम भी मैंने एक ही दे दिया। तो अब ये सारे पॉइंट्स आ गए, अब इनके बीच का रजिस्टर्स आप ड्रॉ करते जाओ, कैसे इधर देखो 2 से 1 एक, 2 से 3 2, 2 से 3 6 तो ये आ गया एक 3 तो यहाँ आ गए 1 2 और 6 तो ये सब है लेट R R और R। ऐसे देखो 4 से 8 4 से 8 5 से 8 और 7 से 8 4 से 8 5 से 8 और 7 से 8 ये भी R R R। अब क्या बच गया बीच में, तो देखो 1 और 3 के बीच में है क्या 1 और 3 के बीच में नहीं है, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में एक, यानी टोटल कितने थे 12 में से देखो 3 और 3 6 आ गए, 12 में से 3 और 3 6 आ गए, कितने बच गए 6 बच गए। अब वो 6 के 6 सारे कहाँ आएंगे यहाँ आएंगे 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना आ गया 6। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बता रखा है 3 का होता है तो R/3 बनता है, 6 का होता है तो R/6 बनता है, 3 का होता है तो R/3 बनता है। अब ये तीनों किसमें है पैरेलल में, तो इनको आपने ऐड कर दिया R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 कर दो इसको R/3। ठीक है, इनको जब आप जोड़ोगे तो 6 एलसीएम आएगा, 2R प्लस 2R 5 R आपका रेजिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 आ गया। ठीक है, R 2 और 8 के बीच में, यानी बॉडी डायगोनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा 5R/6 बनेगा। ठीक है, अभी देखो हमें लास्ट में इसका रिजल्ट कैसे याद करना उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप बता दूंगा मैं आपको, जिसके बाद आप इनको इतना सोल्व हमें नहीं करना, एक बार मैं आपका इसका रिजल्ट क्यों आ रहा है ऐसा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं हम फेस डायगोनल, कौन सा लेते हैं फेस डायगोनल। पहले तो कौन सा था बॉडी डायगोनल, अब कौन सा है फेस। जैसे एक ही फेस के 2 कॉर्नर्स ले लो आप आमने सामने डायगोनल वाले, पहले पूरी बॉडी का लिया था हमने 2 और 8। अब जैसे मान लो मैंने इसे एग्जांपल ले लिया, सपोज करंट एंटर करती है आपकी 2 से और इसका फेस कौन सा है ये वाला फेस है 2143 तो इसके इस वाले फेस से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम यानी आपका एंट्री पॉइंट ये हो गया और लिविंग पॉइंट, एक मिनट, आपका लिविंग पॉइंट ये हो गया और करंट एंटर का पॉइंट ये हो गया। करंट ऐसे आएगी और इस वाले पास निकली, लेकिन यहां आने के बाद करंट 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, इधर जाएगी उधर जाएगी उधर जाएगी, लास्ट में घूम के इस 4 वाले बाहर से निकलेगी।
तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 4 और 7 यूज कर लेते हैं, थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझने में इजी रहेगा, क्योंकि 4 और 7 भी वही बात है। 4, 2 और 7, 2 और 7 ये भी तो एक फेस है, 2 3 7 8, 2 3 7 6, 2 3 7 6 ये फेस है, और इसके दो क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। तो अब आपको दिख रहा है ये डायगोनल हो गए ना, ये ठीक है। तो करंट यहां से एंटर करेगी, करंट यहां से एंटर करेगी, और करंट इन तीन हिस्सों में बाकी डिवाइड होके लास्ट में कहां से, 7 से बाहर आ जाएगी। तो यहां हम क्या कर लेते हैं, एक मिरर सिमेट्री यूज कर लेते हैं। तो देखो ये तो लाइन कौन सी होगी, एलो हो गई, इसके परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री में यूज कर रहा हूं। कौन सी यूज कर रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री देख रहे हो आप, ये वाली, ये मैंने इसके परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री का यूज किया है, ठीक है। ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है 2 से लेके 7 जाने वाली, 2 से 7 वाली लाइन ये है, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक सिमेट्री यूज की है, प्लेनो सिमेट्री, जो 90 पे। और बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री में हम करंट्स को चेक करते हैं। क्या करते हैं, करंट चेक करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे करंट अगर I1 आ रही है, तो इसका मिरर इमेज कौन सी बन रही, ये वाली, तो यहाँ कितनी आएगी, I1। यहाँ करंट अगर I2 आ रही है, तो यहाँ करंट कितनी आएगी, I2 आ रही है। तो आप अगर नोट करोगे एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या ध्यान दोगे आप, कि ये जो I1 आ रही है, वो I1 यहां से I1 निकल गया, क्योंकि इस मिरर को, इसके इधर सिमेट्री है, इधर सिमेट्री है। अब इधर अगर I1 करंट है तो उधर भी I1 दिखेगा, यानी इस वाले फेस में अगर I1 है तो इधर भी I1 है, इधर I2 है तो इधर वाली, इसके सामने वाला मिरर कौन सा, उधर I2 हो गई। तो आप क्या नोट करोगे कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही, फिर तो I1 से I1 चले गए तो यहाँ कुछ नहीं गया, वैसे I2 से I2 चले गए तो इधर वाली ब्रांच में कुछ करंट नहीं गया। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दें, क्योंकि इसमें करंट जारी नहीं है, तो हमारे पास बचता क्या है, देखो 2 से 3 बचता है, 2 से 3 है, 3 से 7 है, 3 से 7 है, ठीक है। अब 2 से 6 बचेगा, 2 से 6 बचा, 6 to 7 बच रहा है, ये 6 to 7 हो गया, और 2 से 1 है, 2 से 1 है, 1 से 5 है, 1 से 5 है, ये 2 से 1, 1 से 5 है, 5 to 8 है, 5 to 8 है, और 1 to 4 है, 1 to 4 है, 1 to 4 है। ये थोड़ा सा आगे लो, इसको शेप अच्छी बन जाए, इसको साफ करता हूँ, ठीक है, इसको साफ करता हूँ, ये हो गया। आपने किसको हटाया, यहां से आपने 5 और 6 के बीच का ब्रांच हटा दी है, 3 और 4 के बीच की ब्रांच हटा दी है, 8 to 7 वाली ब्रांच अभी भी है। अब करंट आपकी एंटर कर रही है यहां से, करंट आपकी इधर से एंटर कर रही है और लास्ट में 7 से निकल रही है। 2 से एंटर करके 7 से जब करंट निकल रही है, तो आप क्या देखोगे कि 2 से एंटर करने के बाद में एक करंट तो ऊपर जाएगी, एक करंट यहां, एक यहां, ये जो यहां वाली करंट जा रही है वो ऐसे आ रही है, यानी ये आर इन दोनों में सेम करंट गई, तो ये किसमें हो गई, सीरीज में। कितना आ गया, 2R। सिमिलरली इधर वाली करंट सेम रहेगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गए, सीरीज में। ऊपर आप देखोगे तो 1 से करंट 5 से होती हुई 8 जाएगी, तो ये आर और ये आर किसमें हो गए, सीरीज में। ऐसे ये आर किसमें हो गए, सीरीज में। अब एक आर तो ये बच गया और एक आर ये बच गया। अब ऊपर वाले आप चेक करोगे, तो 2R और 2R ये किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि 1 से लेके 8 तक का रास्ता 2R ये जा रहा, 1 से 8 का 2R ये जा रहा, तो ये 2R किसमें हो गए, पैरेलल में। ये 2R किसमें हो गए, पैरेलल में। तो देखो 1 से लेके 8 के दो रास्ते थे, 2R दोनों पैरेलल में जोड़ दिए, तो 2R का पैरेलल क्या होता है, R। कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। ऐसे ही नीचे वाले का 2R जो है उनका भी आप करोगे तो क्या बनेगा, R बने, कौन सा, 2 और 7 से लेके, तो 2 ये रहा और 7 आपका ये रहा, ठीक है। तो 2 से 7 एक तो 2R ये जा रहा और 2 से 7 2R एक ही जा रहा,
तो ये 2R इसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इनका भी क्या आ गया, ये R आ गया। अब देखो, अब क्या है, 1 से लेके 2 के बीच में एक R है और 8 से लेके 7 के बीच में एक R है, तो एक R यहाँ आ गया और एक R यहाँ आ गया। सर्किट हमारा ये बच्चा। अब इसमें आप देखोगे तो करंट एक्चुअल में एंटर कहाँ से हो रही है, 2 से, निकल रही कहाँ से है, 7 से। तो अब जो भी करंट आएगी वो यहाँ दो रस्तों में डिवाइड होगी, एक तो करंट जाएगी इधर से सीधी 7 में, एक इस तरह घूम कर आएगी। इसका मतलब ये R, ये R, ये R, ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, तो 3R बन गया। और इस 3R के साथ में अब ये R किसमें आ गया, पैरेलल में, तो दोनों का मल्टीप्लाई 3R इंटू R, 3R स्क्वायर, दोनों का सम 3R प्लस R 4R, तो ये कैंसिल हो गया। लास्ट आंसर आ गया 3R/4। ये हमारा हो गया फेस डायगोनल का हो गया। अब थोड़ा सा टिपिकल आता है, डिफिकल्ट आता है, वो किसका आता है, एज वाला। अगर मैं इसी को अब एज के रेस्पेक्ट में लेता हूं, यानी मेरे जो बैटरी के प्लस माइनस है वो कहां लगे हो, एज पे लगे हो, कहां लगे हो, एज पे। जैसे इस दायरे हिसाब से मान लो 2 और 3, 2 पे मैंने प्लस लगाया और 3 पे मैंने माइनस लगाया, 2 पे मैंने प्लस लगाया और बैटरी का 2 पे करंट आएगी, 2 से जाएगी 3 में, पर ऐसे सीधी 2 से 3 में नहीं जाएगी, इस पूरे में डिवाइड होके लास्ट में 3 से आएगी, तो पूरे सर्किट में करंट जाने वाली है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां हम क्या करते हैं, यहां आप देखो, अगर मैं फेस और एज वाला चलता हूं तो देखो इधर आ जाओ, पहले बहुत इजी हो जाएगा। 2 से 3 जाना है, पहले लेते हैं एज फिर फेस। तो 2 से 3 जाने का, देखो 2 से 3 जाने का, इधर ध्यान दो आप, 2 से 3 जाने का पहले एज 6 से फेस 3, तो पहले एज आया फिर फेस आया, तो 3 और 6, 6 और 3, तो एज और फिर फेस। तो पहले तो एज 3 से 6 और 6 से ये फेस आ गया, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम्पल और, ऐसा एग्जाम्पल कोई और, ऐसा कनेक्शन देखो, इसके अंदर कनेक्शन देखो, ऐसा कुछ और बेटर आ गया। तो देखो 2 से 1 गया एज और फिर कहाँ आया 3 पे, सीधा रहा हूं मैं, तो यहां से आप क्या देख रहे हो, 2 से 1 गए और 1 से 3 आ गए, ठीक है। इसके बाद देखो आप, अब और कुछ नहीं बन रहा मेरे ख्याल में, ये दो ही बन रहे हैं, क्योंकि ये बन गया, ये बन गया, ये तो डायरेक्ट एज ही आ गया, तो ये बनेगा नहीं। अब इसके अलावा एक बना लेते, कौन सा, उल्टा कर लो। अभी तो आपने एज और फेस वाला बनाया, एज और फेस वाला बनाया है, अब एक तरीका और देख लो इसके अंदर, कौन सा, उल्टा कर लो, पहले फेस फिर एज, 2 से 3 जानने वाली। तो देखो यहां आ जाओ, 2 से 7 फेस, 7 से 3 एज, तो 2 से 7 फेस और 7 से 3 एज। ऐसा एक और देख लो, वो मिल जाए तो ये रहा, 2 से 4, 4 से 3, 2 से 4, 4 से 3, तो 2 से फेस 4 और 4 से 3 एज, समझ गए, ये दो बन रहे। इसके अलावा मेरे ख्याल में यहां नहीं बन रहा है। तो अब देखो इसके हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूं, तो सबसे पहले मैंने तो 2 लिया, इधर लास्ट में 3 लिया, अब 2 से फिर वही बात आ गई ना, अभी जैसे कहा था मैंने, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वी पोटेंशियल है, इनका पोटेंशियल सेम मिलेगा, क्योंकि यहां से करंट डिवाइड होगी तो रेजिस्टेंस दोनों के बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर है तो यहाँ पोटेंशियल इक्वल ड्रॉप होगा, और जब करंट दोनों पॉइंट से यहाँ पहुंच रही है, दोबारा एज रेजिस्टर सेम है, तो पोटेंशियल लास्ट में ड्रॉप बराबर होकर यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल बराबर है और यहाँ का पोटेंशियल बराबर है। देखो 2 के साथ अगर मैं देखूं तो आपका 1 और 6 बराबर पोटेंशियल पे है, तो 2 से 1 और 2 से 6 बराबर पोटेंशियल पे, तो इसके ऊपर आप 1 और 6 लिख लो। 3 के ऊपर 4 और 7, 3 के ऊपर यहां पे मैंने 4 और 7 लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब कौन से पॉइंट बच गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, और कितने बच गए, और बच गए 6, तो इसको हटा दो ताकि स्पेस बन जाए। यहां से इसको मैंने साफ कर लिया एक बार, ये बात अपन यूज कर ली है। अब यहां देखो ऊपर चलते हैं, अब जो 1 और 6 है, 1 और 6, 1 से 5 जा रहा है और 6 से 5 जा रहा है, 1 से 5 जा रहा है और 6 से 5 जा रहा है, इधर आ गया, और 4 से ये 8 जा रहा है और 7 से 8 जा रहा है, 4 7 ये रे, 4 7 से दोनों कहा जा रहा है 8, तो मेरे ख्याल में सारे पॉइंट आ गए, 1
2 3 4 5 6 7 8 सारे पॉइंट आ गए। अब देखो 2 से 3 के बीच में रजिस्टर एक है, एक 2 से 1 और 2 से 6 दो जा रहे हैं, तो यहां पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया कि 1 से 5, 1 से 5 और 6 से 5, 1 से 5 6 से 5, 4 से 8 7 से 8, 4 से 8 7 से 8 ये चला गया, ठीक है। और 3 से 4 3 से 7 3 से 4 3 से 7 3 से 4 3 से 7 और 5 to 8 5 to 8 5 to एक ही 5 to 8 और देखो 1 और 1 से 4 जा रहा, 1 से 4 एक जा रहा। अब दोनों क्या है, पॉइंट्स पोटेंशियल सेम है, तो 1 और 4 में जितना डिफरेंस है उतना 6 और 7 में भी है, तो 6 और 7 का ये जा रहा, ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब इनका रेजिस्टेंस R 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 और R, ये सारे मेरे रेजिस्टेंस आ गए। अब आपको इनमें दिख रहा है साफ साफ कि अब यहां से हम इसको इजीली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मान के आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपके ये दोनों किसमें हो गए R/2 पैरेलल में, 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 ये अकेला R बच गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखोगे तो 5 से ये लाइन में खींच रहा हूं, ये रजिस्टर, ये 5 से 8 1, 5 से ये पॉइंट बन रहा है जो 1 या 2 1 या 6 बन रहा है, ये R/2, ये आपका R, ठीक है, ये आपका R, 5 से 4 और 7, 5 से 4 और 7 ये भी आपका R/2, 1 और 6 ये वाली लाइन ये भी आपकी R/2, ठीक है, नीचे वाली R/2, इधर वाली भी R/2 और बीच में ये क्या रहेगी आपका R रहेगा। अब इनको सीरीज पैरेलल कैसे मानोगे, क्योंकि आपको 2 और 3 के बीच का निकालना है, तो करंट आपकी एंटर करेगी 2 से, ये 2 है, और जाएगी 3 से, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप खुद सोल्व कर लेना। यहां से जब करंट डिवाइड होगी, देखो यहां 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और जो करंट यहां आई है वो ऊपर जाएगी, जब करंट यहां पहुंचेगी तो फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब जो डिवाइड होगी करंट ऊपर जा रही है वो R/2 R और R/2 इन तीनों में सेम जाएगी, ये हो गए सीरीज में, और इनका रिजल्ट जो आएगा वो इसके साथ हो जाएगा पैरेलल। फिर इनका रिजल्ट जो आएगा ये तीनों किस में हो जाएंगे सीरीज में। इनका रिजल्ट निकालो, पहले इसके साथ रिजल्ट निकालो, फिर जो रिजल्ट आएगा वो और ये दोनों R/2 ये हो जाएंगे सीरीज में, और फिर जो इन तीनों का रिजल्ट आएगा वो इस R के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल। इसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5R/6, 5R/6। अब ये तीनों प्रॉब्लम का अगर अपन एक सिंपल ट्रिक देखें तो एक तो एज वाली प्रॉब्लम थी, एक आपकी फेस डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल, 3 थे ना। ऐसे लिखो, कैसे याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, बॉक्स मतलब क्यूब हो गया, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, बॉक्स मतलब क्यूब हो गया। तो इलेक्ट्रिक मतलब एज, एफ मतलब फेस डायगोनल, बी मतलब बॉडी डायगोनल, इन तीनों का डिवाइड का फॉर्मूला लिखो। क्या करोगे, स्टार्ट करो, आर आर तो तीनों में आना ही है। अब लिखो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7, ये तीनों का रिजल्ट है, और ये तीनों अभी अपन ने डिराइव करके आपको मैंने दिखाए थे, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान रख लो, आपके एग्जाम में जब जेईई मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, नीट के हिसाब से आपको लास्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि आप प्रॉब्लम को जल्दी कम टाइम में सॉल्व कर सको, ठीक है। अब एक तरह की प्रॉब्लम लास्ट आती है लैडर प्रॉब्लम, ठीक है, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास आज की एंड करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये आते हैं इस तरह से, कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, और ये नेटवर्क कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से इनफिनिटी तक जा रहा है। अब दिखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा आपको डिफिकल्ट दिखेगा, लेकिन एक मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बड़ा इजी बना हुआ है, और उस मेथड के पीछे एक सिंपल सी थॉट है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि अगर
एक बड़े समंदर के अंदर से, समुद्र सी, उस समंदर में से अगर आप 1 गिलास पानी निकाल लो तो अब समुद्र कितना बचा? उतना ही बचा। वो पानी का गिलास आप निकालोगे तो भी उतना ही बोलोगे उसे, और नहीं निकालोगे तो भी उतना ही रहेगा, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब यहां भी क्या है कि अगर ये सिस्टम पूरा आपका चल रहा है लास्ट तक, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस वो बहुत बनेगा, इनफाइनाइट नंबर है। तो आप क्या करोगे इसमें, अपना तरीका क्या होता है, आप ये ऑब्जर्व करो इसके अंदर कि एक पैटर्न फिक्स चल रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो जो फिक्स पैटर्न है उसको एक तरफ रखो, जैसे मैंने ये किया, ये देखो, इसको मैंने यहां से कट कर दिया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको मैं अलग रखा, इसको मैंने, यानी जो पैटर्न ही आगे फॉलो हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वो पैटर्न को लेके बाकी का पैटर्न आपने ऐसे लिखा। अब मेरी बात समझना, अगर मैं इस पूरे का मान लो, इसके आगे का पूरे का मैं रेजिस्टेंस निकालता हूं टोटल, वो कितना मान लिया मैंने? x मान लिया। इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड तक का कितना मान लिया मैंने? x मान लिया। टोटल रेजिस्टेंस r b के बीच का x मैंने मान लिया। अब टोटल इतना सारा है उसका x मान लिया, और उसके अंदर आप एक और जोड़ दोगे तो कितना फर्क पड़ेगा? इतने बड़े समंदर के अंदर एक गिलास जोड़ दोगे, अगर इतना पूरा समंदर x है उसके अंदर आपने एक और गिलास जोड़ दिया तो x प्लस एक गिलास x के बराबर ही हुआ। इतने बड़े समुंदर के अंदर आपने अगर एक गिलास और जोड़ दिया तो समुंदर ही बचा। तो इसको आपने अगर x मान लिया पूरे को, और उस x में आपने इसको जोड़ दिया, तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपका? x के बराबर ही आएगा। यानी अब हम क्या कह रहे हैं कि ये रखो आप, और इसके साथ ये हमने पीछे का पूरे का x मान लिया। अब मैं इस x का इस बचे हुए के साथ में भी रिजल्ट निकालूंगा तो भी मैं उसको x ही मानूंगा, क्योंकि पूरे समंदर के अंदर एक गिलास और जोड़ूंगा तो भी समंदर वही रहेगा। यानी पूरे x के अंदर एक गिलास और जोड़ूंगा तो भी वो x ही रहेगा। तो इस पूरे x के अंदर एक और गिलास जोड़ूंगा तो क्या रहेगा? x ही रहेगा। बस यही ये प्रॉब्लम मेनली है। अब ये हमारे लिए इजी हो गया। तो आप जो क्या करोगे, यहां पे आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो अब मैं रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी निकालता हूं। तो यहां देखो, ये दोनों क्या हुए? ये दोनों क्या हुए? पैरेलल। तो पैरेलल मतलब क्या था? दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, आ गया। और ये दोनों पैरेलल इसके साथ किसमें है? सीरीज में। तो ये प्लस क्या आ गया? 1 आ गया। ये दोनों का पैरेलल और इसमें, और अब ये दोनों मिलके भी किसके बराबर रहेंगे? x के बराबर। ये ध्यान रखना, इस x के अंदर ये जोड़ दूंगा तो भी x ही बनेगा। तो इन पूरे का सम जोड़ूंगा वो किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा, क्योंकि ये वो समंदर है और उसमें हमने एक गिलास जोड़ा है। तो उस समंदर के अंदर एक गिलास जोड़ने से आपका आंसर क्या आएगा? वही आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 2 आया एलसीएम, ठीक है। तो ये तो कितना आ गया? 2x आ गया, और ये x प्लस 2 आ गया, इजिकल टू क्या बच गया? उधर x बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दो, फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस x, 3x हो गया, प्लस का आपका 2 आ गया, इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। तो एक्स स्क्वायर और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का x माइनस का 2 इजिकल टू 0। और अब मेरे हिसाब से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो और इसका आप आंसर निकाल सकते हो। बताओ क्या फैक्टर बनेगा? एक्स स्क्वायर, क्या लिखो इसको? मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर आना चाहिए माइनस का, और वैसे आना चाहिए। तो आपको हो गया माइनस का क्या कर दूं? बताओ भाई, 2x प्लस x कर दूं, माइनस 2 इजिकल टू 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ गया, x कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ गया, और इधर मैंने 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ गया, इजिकल टू 0 हो गया। तो ये x प्लस 1 हो गया और x माइनस 2 हो गया। रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव में नहीं होता तो पॉजिटिव का +2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अपने क्वेश्चन हो गए हैं। अब और क्वेश्चन अपन नहीं, अब अगले नए टॉपिक ईएमएफ पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।